डियर स्टूडेंट्स, हम स्थानीय स्वशासन पढ़े थे और उनमें हमने चर्चा की थी कि विभिन्न प्रकार के जो है आयोग समय समय पर उसमें सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के आयोग बने थे। उसमें से हमने जो विभिन्न समितियां बनी थी पंचायत राज व्यवस्था में सुधार के लिए, सबसे पहली समिति हमने पढ़ी थी बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। उसके बाद और भी जो कई समितियां बनी थी। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। उसके बाद VKRV राव समिति बनी थी, GVK राव समिति बनी थी 1985 में। और उसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। PK तुंगन समिति बनी थी आपके 1988 में। ठीक है, तो उन्होंने यानी LM सिंघवी समिति और तुंगन समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसीलिए हमने बात की थी कि संविधान में 73वां संशोधन किया गया सन 1992 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसे यानी संसद ने इसे दिसंबर 1992 पास कर दिया और 24 अप्रैल 1993 से ये संशोधन जो है हम कह सकते हैं पूरे भारत में लागू हो गया था। इसलिए प्रतिवर्ष हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, फिर हमने 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं हमने अध्ययन की थी। उसमें से हमने 2 विशेषताएं पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज हमारा वही टॉपिक है 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं। पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया, उसकी क्या विशेषताएं हैं। 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं। इसमें से हमने पहली विशेषता पढ़ी थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इसमें हमने बताया था कि 3 स्तर होते हैं पंचायती राज व्यवस्था के। सबसे पहले जिला स्तर पर जो होती है वो जिला परिषद कहलाती है। संस्था का नाम क्या है, जिला परिषद। मध्य स्तर पर जो होती है यानी खंड स्तर पर जो होती है, ये मध्य स्तर होता है, खंड कह दो या ब्लॉक कह दो। ब्लॉक स्तर पर जो होती है वो कहलाती है पंचायत समिति। स्पेशली हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं इसको। और जो निम्न स्तर पर जो होती है यानी ग्राम स्तर पर जो होती है, पंचायत राज व्यवस्था की ग्राम स्तर पर जो संस्था है उसको कहते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। तो ये 3 संस्थाएं होती है। उच्च स्तर पर सबसे पंचायत राज व्यवस्था के सबसे उच्च स्तर पर कौन सी संस्था होती है, जिला स्तर जो है जिला परिषद। मध्य स्तर पर कौन सी होती है, पंचायत समिति। और निम्न स्तर पर कौन सी होती है, वो है आपके ग्राम पंचायत। इन तीनों के पदाधिकारियों को भी हमने पढ़ा था। तीनों स्तर पर जो पदाधिकारी होते हैं पंचायत राज व्यवस्था के, तो जिला परिषद में जो होता है वो जिला प्रमुख कहलाता है। जिला परिषद का जो प्रमुख अधिकारी कौन होता है, पदाधिकारी कौन होता है, जिला प्रमुख। पंचायत समिति का जो अधिकारी होता है वो कहलाता है प्रधान। और ग्राम पंचायत में जो होता है वो होता है सरपंच। ठीक है, ये 3 पदाधिकारी होते हैं। तो एक हमने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को पढ़ा था। दूसरी विशेषता हमने पढ़ी थी, ये तो एक हो गई पहली, इसको हमने चर्चा कर ली थी इस पर। दूसरी विशेषता हमने पढ़ी थी प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किस किस का होता है इस संस्थाओं में। प्रत्यक्ष निर्वाचन सभी स्तर पर नहीं होता है, बल्कि केवल नीचे से अगर देखें तो सरपंच, वार्ड पंच, इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्य। इन चारों का चुनाव जो है
पांचों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जाता है। कौन करता है ये? इनका चुनाव कौन करता है? प्रत्यक्ष जनता करती। किस किस का चुनाव? सरपंच का, वार्ड पंच का, पंचायत समिति सदस्य का। सारे पंचायत समिति सदस्य मिलकर के प्रधान चुनते हैं और सारे जिला परिषद सदस्य मिलकर के जिला प्रमुख चुनते हैं। ठीक है, तो उनको चुनने के लिए यानी प्रधान चुनने के लिए जनता किसको चुनती है? पंचायत समिति सदस्य। और जिला प्रमुख बनाने चुनने के लिए किसको चुनती है जनता? जिला परिषद सदस्य को। ठीक है, तो ये सारे चुनाव, इन सब के चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होते हैं, जिसका चुनाव जनता नहीं करती है बल्कि ये प्रतिनिधि करते हैं, तो अगर हम बात करें कि उप सरपंच का जो चुनाव है, उप सरपंच का, सरपंच का तो डायरेक्ट होता है, लेकिन उप सरपंच का चुनाव कौन करते हैं? सारे वार्ड पंच करते हैं। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रधान का चुनाव जो है वो सारे पंचायत समिति सदस्य मिलकर के प्रधान को चुनते हैं अपने में से। ठीक है, हम चुनते हैं पंचायत समिति सदस्यों को और पंचायत समिति सदस्य आगे किसको चुनते हैं? प्रधान को। और जिला प्रमुख का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता किसे चुनती है? जिला परिषद सदस्य को चुनती है और जिला परिषद सदस्य अपने में से ही क्या बनाते हैं? जिला प्रमुख बना। तो इन तीनों के जो चुनाव हैं वो कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। तो बात समझ में आ गई? तो सरपंच के अलावा पदाधिकारियों की बात करें तो पदाधिकारियों को पूछे आपको, तो पदाधिकारी जो दोनों पदाधिकारी यानी प्रधान और जिला प्रमुख, इन दोनों को चुनाव कौन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है? तो किस पदाधिकारी का चुनाव प्रत्यक्ष होता है? तो वो है याद रखना, सरपंच। क्योंकि तीन ही पदाधिकारी होते हैं पंचायत समिति में, पंचायत राज व्यवस्था में। जिला स्तर पर जिला प्रमुख होता है, ब्लॉक स्तर पर प्रधान होता है और ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच होता है। तो केवल सरपंच के अलावा बाकी दोनों पदाधिकारियों, कौन से? प्रधान और जिला प्रमुख, इन दोनों के चुनाव कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। तो आपसे पूछा जाए कि पंचायत राज स्तर पर के किस स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है, कौन से पदाधिकारी का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है? तो आप कहोगे सरपंच का। और अप्रत्यक्ष चुनाव कौन से पदाधिकारियों का होता है? तो प्रधान और जिला प्रमुख, इन दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया आपके प्रत्यक्ष निर्वाचन का। फिर तीसरी विशेषता आती है आरक्षण की, रिजर्वेशन। देखिए, पंचायत राज व्यवस्था में जो है महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। 1/3 आरक्षण किसको दिया गया है? महिलाओं को, यानी 33% हो गया। 1/3 का मतलब क्या हो गया? 33%। 1/3 आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। इसके अलावा अन्य को भी आरक्षण प्रदान किया गया है, यानी एससी और व एसटी वर्ग को भी, यानी अनुसूचित जाति यानी एससी व अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, इनको भी आरक्षण दिया गया है। ध्यान रखना, राजस्थान में इनको आरक्षण है। ठीक है, अन्य स्थानों पर क्या है, कई राज्यों में इसमें है आरक्षण कम है। जैसे हिमाचल प्रदेश में एससी वर्ग को आरक्षण है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो सामान्यतः 1/3 सीटें जो है पंचायत राज संस्थाओं की 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित होती है। ठीक है, और एससी व एसटी को भी आरक्षण दिया गया है किसके आधार पर? उनकी जनसंख्या के आधार पर। इसके अलावा राजस्थान में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण दिया गया है। ओबीसी वर्ग पंचायत राज संस्थाओं में, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है भाई, तो इस तरह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महिलाओं को और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण प्रदान किया गया है।
ठीक है। और ये सब आरक्षण जो है उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया है। एक तो आरक्षण महिलाओं को दिया गया है जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि समान रूप से दिया गया है, जबकि SC ST और OBC वर्ग को जो आरक्षण है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। ठीक है। तो पूछा जा सकता है पंचायती राज संस्थाओं में किन किन को आरक्षण प्रदान किया गया है। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को, SC ST और इन सबको आरक्षण प्रदान किया गया है। फिर आती है आपका चौथा पॉइंट, कार्यकाल। देखिए पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, यानी तीनों स्तर पर, मध्य स्तर हो, पंचायत समिति स्तर हो, या जिला परिषद स्तर हो, या फिर निम्न स्तर ग्राम पंचायत हो, प्रत्येक का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष का। यानी कब से, जब से उनकी पहली बैठक होती है, ग्राम पंचायत की पहली बैठक या पंचायत समिति की पहली बैठक या जिला परिषद की पहली बैठक की तारीख से, चुनाव में उसमें शामिल नहीं है, जो पहली बैठक होती है उससे 5 वर्ष तक उनको जो है उनका कार्यकाल होता है। ठीक है। तो इन संस्थाओं में सभी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है 5 वर्ष होता है। और अगर 5 वर्ष से पूर्व वो पद खाली हो जाए, 5 वर्ष से पूर्व अगर खाली हो जाए पद का, किसी का, सरपंच का, वार्ड पंच का, या जिला प्रमुख का, या जिला परिषद सदस्य का, तो उसका 6 माह के भीतर नए चुनाव करवाने आवश्यक होते हैं। 6 माह के अंदर इन सदस्यों के चुनाव करवाने आवश्यक होते हैं। 5 साल से पहले अगर ये पद खाली हो जाए, किसी की मृत्यु से या त्यागपत्र से अगर पद खाली हो जाए, तो 6 माह के भीतर जो है वो वापस चुनाव करवाने आवश्यक होते हैं। ठीक है। यानी नई संस्थाओं का गठन कर लिया जाता है। फिर आता है आपके चौथा पॉइंट हो गया कार्यकाल। तो पंचायत राज संस्थाओं के तीनों स्तर पर इन संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है। फिर आता है आपके 5वां पॉइंट, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक है। ध्यान रखना, बड़े स्तर के जो चुनाव हैं, MP MLA, इन सब के जो चुनाव है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव तो कराता है भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। बड़े स्तर के चुनाव कौन से, MP MLA और ये आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है भारत के निर्वाचन आयोग की। ठीक है। और छोटे स्तर के राज्य स्तरीय चुनाव है, ये छोटे स्तर के राज्य के केवल राज्य स्तर पर होते हैं। इसके लिए हर एक राज्य में एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जो इस प्रकार के चुनाव, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है। ठीक है। तो पंचायत राज संस्थाओं के निष्पक्ष चुनाव करवाने का जो दायित्व है वो किसका होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का क्या काम करेगा, ये निर्वाचन की तिथियां घोषित करेगा कि भाई किस तारीख से किस तारीख चुनाव अभी चल रहे हैं ना सरपंच वार्ड पंचों के। ठीक है। इनकी तिथियां घोषित करेगा, निर्वाचन सूचियां बनाएगा, जो वोटिंग लिस्टें वो जो होती है ना, निर्वाचन सूचियां तैयार करवाता है। निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है, चुनाव की तिथियां घोषित करना, निर्वाचन सूचियां तैयार करना, सभी पदाधिकारियों का निर्वाचन करवाना, सरपंच वार्ड पंच इन सब के सरपंच और इनके पदाधिकारियों के निर्वाचन करवाना, और इनको शपथ दिलवाना, पदाधिकारियों को शपथ दिलाना आदि जो है कार्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। अब बात करो कि राज्य निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है भाई। इसमें एक, राजस्थान की बात करें तो इसमें एक जो है मुख्य अधिकारी होता है जिसे कहते हैं निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त होता है एक निर्वाचन अधिकारी होता है
राज्य निर्वाचन आयोग में सबसे बड़ा आता है एक निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। और इस निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? इस निर्वाचन अधिकारी, आपने जब राज्यपाल की शक्तियां पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि राज्य के निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? राज्यपाल करता है, ठीक है। और इस सब की सेवा शर्तें, नियम वगैरह सब कुछ, निर्वाचन अधिकारी की सेवा शर्तें, कार्यकाल वगैरह सब तय करने का अधिकार राज्यपाल का होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग में एक राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है जिसको जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। इसका नाम क्या है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसका मुख्य निर्वाचन अधिकारी को क्या किस नाम से जानते हैं? निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। और उसका कौन उसको नियुक्त करता है? राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। उसके पदों के वेतन भत्ते और सब कुछ जो उनके जो है हटाने का ये तरीका जो है सब राज्यपाल की देखरेख में होता है। तो और उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और उसकी नियुक्ति की अवधि, सेवा शर्तें, हटाने का तरीका, ये सब राज्यपाल ही नियुक्त कर, राज्यपाल ही तय करता है, ठीक है। अब राज्यपाल सब सेवा नियम तय करता है, लेकिन अगर राज्य निर्वाचन आयोग को हटाया जाता है निर्वाचन आयुक्त को, तो जिस प्रकार हाईकोर्ट के जजों को हटाया जाता है, ठीक है, यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को जो हटाया जाता है जिस प्रकार, उसी तरीके से निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। तो पद, सेवा शर्तें बाकी जो है वो राज्यपाल तय करे, लेकिन इसे हटाने का तरीका वही है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का तरीका होता है। आपने पढ़ा ना, महाभियोग के तरीका जो है, महाभियोग तो नहीं है लेकिन उसी का तरीके से उसको जो हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट हो गया आपके राज्य निर्वाचन आयोग। छठा जो है वो है आपके राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, देखिए हमने बात की थी कि आपने उससे पहले जो है विभिन्न समितियों में राज्य के निर्वाचन आयुक्त के राज्य वित्त आयोग की सिफारिश की थी कि भाई एक ऐसा आयोग होना चाहिए जो पंचायती राज में जो खर्चे होते हैं उनको किस तरह वितरित किया जाए, राज्य सरकार उनका आवंटन कैसे करे, व्यय का, उनके खर्चे के लिए राशि कैसे आवंटित करें, इसकी सलाह देने के लिए एक आयोग होना चाहिए जिसको राज्य वित्त आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसकी गठन कर दिया गया था और वर्तमान में जो है एक राज्य वित्त आयोग होता है जो इसका मुख्य काम क्या है कि स्थानीय संस्थाओं के जो खर्च व्यय की राशि है उनको आवंटित करवाना या उनके लिए सिफारिश करना, ठीक है। तो पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय समीक्षा करना इनका मुख्य कार्य क्या है? पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय समीक्षा करना, भी कितना पैसा कहाँ पर खर्च हुआ है, ठीक है। और उनके जो आवंटन है, पंचायत राज संस्थाओं के लिए धन का आवंटन करने की जो है सिफारिश करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। ये आयोग मुख्य काम क्या है राज्य वित्त आयोग का? राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य है, ये आयोग स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को समीक्षा करता है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और साथ में उनकी आय के स्रोत कौन कौन से हैं, उन्हें धन का वितरण कैसे करना है और राज्य को कितना अनुदान देना चाहिए, कितने कर लगाने चाहिए, चूंगी कैसे लगानी चाहिए राज्य सरकार द्वारा, तो आय के साधन कौन कौन से होने चाहिए, ये सब तय करने का काम, ये इसकी सिफारिश करने का काम राज्य वित्त आयोग करता है, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग का काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है? ये राज्य में स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है कि भाई इन पंचायत राज संस्थाओं की स्थिति क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, तथा इन संस्थाओं के आय के स्रोत कौन कौन से होने चाहिए, यानी कौन कौन से एक कर लगा सकते हैं, कहाँ पर खर्च करना चाहिए इनको, उनमें धन का वितरण कैसे करना चाहिए, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान कौन कौन से होने चाहिए, कौन से कर लगाने चाहिए, चूंगी कौन से लगाने चाहिए, इन सब की सिफारिश करने का काम राज्य वित्त आयोग करता है, ठीक है भाई। तो राज्य वित्त आयोग का कार्य है
पंचायत राज संस्थाओं के लिए वित्तीय आवंटन या धन का आवंटन की सिफारिश करना। एक होता है लेखा परीक्षण, 7वां पॉइंट है आपके लेखा परीक्षण। तो इन संस्थाओं में भी जो सरकार खर्च करती है तो उसमें खर्चे से फायदा कितना मिला है, ठीक है, उनका खर्च व्यय कहाँ कहाँ किया गया, इसकी ऑडिट करने का काम, इसके जो है जांच करने का, परीक्षण करने का काम लेखा विभाग द्वारा किया जाता है, लेखा परीक्षण होता है, ठीक है। तो राज्य सरकार क्या करती है, समय समय पर इन संस्थाओं का लेखा परीक्षण करवाती है और उनकी जांच के लिए नियम बनाती है कि भाई जो सरकार के द्वारा धन आवंटित किया गया वो कहाँ पर खर्च किया गया, एक एक पैसे के हिसाब जो है पाई पाई का हिसाब रखने का काम लिए लेखा परीक्षण होता है समय समय पर, ठीक है। तो ये 5वां 7वां पॉइंट हो गया लेखा परीक्षण का। 8वां है पंचायत राज संस्थाओं का क्षेत्राधिकार। तो ये 7 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 8वां पॉइंट जो है इसका पंचायत राज संस्थाओं का क्षेत्राधिकार है। पंचायती राज संस्थाओं का क्षेत्राधिकार क्या क्या काम करती है ये क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हो गया कि इन संस्थाएं कौन कौन से काम करती है या कौन कौन से जिम्मेदारियां इनको दी गई, ठीक है। देखिए 73वें संविधान संशोधन में हमने बात की थी, ये उसी की विशेषता पढ़ रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन में इन संस्थाओं को जो है बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और संविधान में एक नई सूची जोड़ी गई जिसे कहते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में इन संस्थाओं को कुल 29 कार्य सौंपे गए। कितने कार्य सौंपे गए हैं? 29 कार्य इन संस्थाओं को सौंपे गए हैं। अब आप कहोगे 29 कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें ये संस्थाएं, इनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, ये संस्थाएं कौन कौन से किस के संबंध में कार्य करेगी, इनके लिए उनके कुल 29 कार्य जो है 11वीं अनुसूची में इनको रखा गया। तो कुल 29 विषय, ये विषय कौन कौन से हैं इनको एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। 11वीं अनुसूची में जो है कुल 29 विषय दिए गए हैं इनको। तो ये कौन कौन से 29 विषय है? नंबर 1 कृषि व कृषि विस्तार। देखिए मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि कोई भी 4 पूछ सकते हैं। पंचायत राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची में कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो कुल 29 कार्य जो है 29 विषय इनको सौंपे गए हैं। और ये विषय कौन कौन से? कोई 4 बताइए, ठीक है। नंबर 2 भूमि विकास व भूमि सुधार। नंबर 3 लघु सिंचाई परियोजनाएं। लघु सिंचाई परियोजनाएं गांव में पेयजल उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। वह इसमें जल प्रबंधन भी लिख सकते हैं। चौथा पशुपालन, पशुधन या पशु मुर्गी पालन। डेयरी यानी दुग्ध व्यवसाय, ठीक है। तो ये कार्य जो है पंचायत राज संस्थाओं को सौंपे गए। 5वां मत्स्य उद्योग यानी मछली पालन। ये काम भी इनको सौंपा गया है। वन्य जीव, वन्य जीव है, वनों में कृषि।
नंबर 7 लघु वन उपज। नंबर 8 लघु उद्योग। वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। फिर आता है लघु वन उत्पादन हो गया आपके। अगला है खादी व ग्रामीण कुटीर उद्योग। खादी व ग्राम उद्योग। वह कुटीर उद्योग। नंबर 10 ग्रामीण विकास। तो ये 10 विषय हो गए, कुल 29 विषय जो है उनको पंचायत राज व्यवस्थाओं को सौंपे गए। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन से विषय हैं? 11 पेयजल, पीने का पानी उपलब्ध करवाना, ये पंचायत राज संस्थाओं की जिम्मेदारी है। नंबर 12 ईंधन व चारा। नंबर 13 हो गया आपके सड़क पुल व नदी संचार। सड़क पुल नदी संचार। नंबर 14 ग्रामीण विद्युतीकरण। गांव में जो है बिजली की व्यवस्था करना पंचायत राज संस्थाओं का काम है। नंबर 15 है आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। नंबर 16 है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। नंबर 17 है शिक्षा। इसमें 2 तरह की शिक्षा आएगी, प्राथमिक व माध्यमिक। शिक्षा प्राथमिक व माध्यमिक। नंबर 18 तकनीकी प्रशिक्षण। नंबर 19 प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा। प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा। नंबर 18 पुस्तकालय और वाचनालय। पुस्तकालय व वाचनालय। नंबर 21 आएगी सांस्कृतिक गतिविधियां, जो मेले उत्सव वगैरह है ना, सांस्कृतिक गतिविधियां। नंबर 22, तो ये कुल 21 विषय हो गए
तो कुल 29 विषय और भी हैं आपके, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।